आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो क्योंकि थोड़ी ये पीपीटी लेंथी होगी क्योंकि चैप्टर भी लेंथी है, ठीक है। अदरवाइज आप एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हो। सो आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ये सब जो हुआ था, ये इसका रीज़न क्या था या कॉज क्या था इसका, इतना सब कुछ हुआ। फिर फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या स्ट्रगल की सर्वाइव करने के लिए और उनकी मिडिल क्लास की ग्रो होने के लिए। जो किसी भी सोसाइटी में सफ़र करता है वो सबसे ज़्यादा कौन होता है? क्या आप सब मिडिल क्लास में आते हो? यस, आप सब क्या हो? मिडिल क्लास में आते हो, कॉमन पीपल हो। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता था फ्रेंच सोसाइटी में वो थी आपकी मिडिल क्लास। उसी ने सारा रेवोल्यूशन लेकर आया, उसी ने सारे चेंजेस लेकर आए एंड क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। अब आप सब लोग मूवीज़ देखते हो? मूवीज़ स्टार्ट कैसे होती हैं? एक फ्लैशबैक आता है, आता है ना, कि कोई भी सीन चल रहा होता है, फाइट हो रही होती है, हमें समझ नहीं आता, किसी का मर्डर हो रहा होता है, ऐसे सीन से स्टार्ट होती है, हमें कुछ समझ नहीं आता है। फिर क्या होता है? फिर सडनली आप कुछ मतलब 2 to 3 मिनट्स की वीडियो चलने के बाद वो पॉज होती है, फिर दोबारा से स्टार्ट होती है 5 ईयर अगो या 10 ईयर अगो करके, राइट। मतलब उसकी स्टोरी बताई जाती है। सेम यहाँ पर है। तो यहाँ स्टार्ट कैसे होता है कि सपोज आप एक मॉर्निंग में उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कुछ लोग, मीन्स आपकी सिटी में आपको कुछ लोग मारने आ रहे हैं। क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? या तो आप भाग जाओगे, राइट, भाग जाओगे, या फिर क्या करोगे? सब एक सोसाइटी मिलके क्या करोगे? उससे फाइट करने की कोशिश करोगे। ऐसा ही एक रूमर बनता है फ्रेंच के अंदर, पेरिस के अंदर। क्या? किस दिन? 14 जुलाई 1789 के अंदर, कि आज हम लोगों को किंग के कुछ लोग मारने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग करंट सिनेरियो पढ़ते हैं, फिर हम पीछे जाएंगे, ठीक है। और उन्हें क्या बताया गया कि आपके ऊपर आर्मी आके ओपन फायर कर देगी। ओपन फायर का मतलब क्या होता है? बिना इधर उधर देखे इस तरीके से फायर कर देना, ठीक है। तो ऐसा उनको आइडिया, मतलब उनको ऐसा पता चलता है। तो इसके अगेंस्ट 7000 मैन एंड वुमेन गैदर करते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं किंग की तरफ। बोलते हैं कि ये जो सारी परेशानी हो रही है वो इस किंग की वजह से हो रही है, किंग की आर्मी आने वाली है, तो क्यों ना एक चीज़ करके किंग को ही मार दे। तो वो ये सोचकर किसकी तरफ मूव करते हैं? एक प्रिजन की तरफ मूव करते हैं, या बेस्टेड, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। एंड वहाँ पर प्रिजन से क्या निकालते हैं? वो एम्यूनिशन उठाते हैं। एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? कुछ वेपन्स वगैरह, बुलेट्स वगैरह वो लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उसी को बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे अटैक करते हैं वो। इसको पीपल मिलिशिया बोला गया था, मीन्स पीपल की मिलिट्री, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? वो मूव करते हैं फोर्टेस की तरफ, प्रिजन की तरफ, मीन्स जो भी उनके रास्ते में आ रहा था, डेफिनेटली उसे तो ब्रेक कर ही रहे थे, बट उनका टारगेट क्या था? एक प्रिजन था। अब जैसे ये बिल्डिंग है, ये किसको दिखाती है? ये पीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इन द सेम वे अगर किसी चीज़ की, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई बिल्डिंग है तो उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो लोगों का ये मानना था, ये जो 7000 मैन एंड वुमेन थे, कि अगर हम इनके प्रिजन को तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं किंग डर जाएगा कि ये लोग इतना आगे आ गए हैं कि ये आगे जाकर किसे तोड़ सकते हैं? किसे तोड़ सकते हैं? किंग को भी गिरा सकते हैं। तो मीन्स उसकी पावर को, या उसको एक डर दिखाने के लिए, या उसकी पावर को डिमोलिश करने के लिए उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, प्लस वहाँ से एम्यूनिशन भी लेने का उनका प्लान था, ताकि वो आगे जाकर फोर्ट की तरफ बढ़ सकें और अपने लिए फाइट कर सकें। यस, ये सब है, एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने। हाँ, तो वो उसी के अंदर आ गया ना। बट ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये भी है, ठीक है, ये भी पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही हैं। तो मीन्स वही है, मीन्स कॉमन चीज़ क्या रहती है कि उनको क्या करना था? इस प्रिजन पे जाना था, एम्यूनिशंस लेने थे, और डेफिनेटली वहाँ पे जो लोग थे उनको भी उन्होंने आज़ाद कराया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये चीज़ होती है वो स्टार्ट मूव कर देते हैं राइटिंग करना पेरिस के अंदर, और पूरी पेरिस और पूरी कंट्री साइड में क्या शुरू हो जाते हैं? राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। राइट्स का मतलब कुछ समझते हो? दंगे, ठीक है। पूरी फ्रांस, पेरिस में क्या हो रहा था? दंगे होने लगे थे। किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? ये हाई प्राइस की तरफ हो रहे हैं, ब्रेड के लिए, ठीक है। ब्रेड क्या मतलब? खाना समझिए, ठीक है। वहाँ पर जो हाई प्राइसेस किसके थे?
ब्रेड वगैरह के थे। मीन्स वहाँ पर क्या होने लगी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसके अगेंस्ट ये सब चल रहा था, ठीक है। अब लास्ट में क्या था कि उन्हें किंग का एग्जीक्यूशन कराना था या किंग को हटाना था, और ये एक चेन ऑफ इवेंट्स बन जाती है। तो अभी मैंने क्या दिया आपको, एक मूवी का आउटलुक दिया, एक सीन आपको इमेजिन कराया कि लड़ाई हो रही है, एक फोर्ट है, उसको गिराया जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये सब हुआ क्यों, ये सडनली एक रूमर कैसे आ गया सिटी में, इस तरीके से हमने एक प्रिजन को कैसे स्टॉर्म कर दिया और कैसे लोगों को आज़ाद कराया, कैसे एम्यूनिशन किया, क्यों राइट्स हुए। तो अब इसके लिए चलना पड़ेगा हमें कुछ साल पहले। ये किस ईयर की बात है, किस ईयर की बात है, 1789। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 1774। मतलब इन सब चीज़ों की शुरुआत कब से होती है। जैसे कि आपके यहाँ मुगल्स थे, सुना है मुगल्स के बारे में, ठीक है, डायनेस्टी होती है, मौर्यन एम्पायर के बारे में सुना है। इसी तरीके से एक बर्बन नाम की फैमिली थी, बर्बन डायनेस्टी थी, उसके एक राजा थे जिनका नाम था लुइस 16। लुइस 16 जो थे उनको कह सकते हैं ना किंग बनाया जाता है, प्रिंस होते हैं उनको फिर किंग बनाया जाता है। तो जब उनको किंग बनाया गया वो 20 ईयर्स ओल्ड थे, और उसी टाइम उन्होंने शादी भी की थी, किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट। अब क्या था कि जो किंग था ना, ये बिल्कुल भी कह सकते हैं ना गुड किंग नहीं था, या इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी, या इसको ये चीज़ से मतलब नहीं था कि इसकी सोसाइटी में हो क्या रहा है, इसके लोग किस तरीके से हैं, ठीक है। उसे किस चीज़ से मतलब था, वो सिर्फ अपनी हॉबीज़ को करता था, गेम्स वगैरह खेलता था, इंजॉय करता था, ड्रिंक्स करता था, मतलब वो सिर्फ अपनी लाइफ को इंजॉय करता था, ठीक है। तो उसको अपने लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। अब जब किंग ऐसा होता है तो पावर किसके हाथ में चली जाती है, क्वीन के हाथ में चली जाती है। अब क्वीन मैरी के हाथ में क्या चली गई थी, सारी पावर चली गई थी। एंड क्वीन मैरी के जो आसपास के लोग थे वो भी कैसे थे, ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एम्पायर एक गलत हाथ में था। ये सारी कंडीशन बनती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एनी आइडिया? नहीं, एनिमी को चांस नहीं मिलेगा। हाँ, अब जब तुम कंट्री को चला नहीं रहे हो एंड तुम्हें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो डेफिनेटली तुम्हें ज़्यादा अर्निंग चाहिए होती है। तो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है या टैक्स बढ़ाया जाता है। आप लोग टैक्स पे करते हो, आप एक टॉफ़ी कैंडी भी खरीदते हो उस पर टैक्स जाता है, पर अभी वो सारी चीज़ें हट गई, अभी हम जीएसटी ले आए। पहले क्या होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को सुना होगा, वो बोलते हैं इनकम टैक्स फाइल करना है, या एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि इनकम टैक्स फाइल करिए। वो क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मीन्स जो आपकी इनकम है, अर्निंग है, उसमें से टैक्स लेना। और एक इनडायरेक्ट होता है कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हो उस पर कुछ % ऑफ टैक्स लगना, ठीक है। तो अब क्या था, इसके पास पैसा नहीं था किंग लुइस के पास, ठीक है, इतनी बड़ी स्टेट रन करने के लिए। तो इसने क्या किया, चीज़ों के प्राइस बढ़ा दिए। प्राइस का मतलब क्यों बढ़ाया, टैक्स ज़्यादा है, ठीक है, ताकि वो अपने खर्चे चला सके। तो जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा प्राइस हो गया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस तरीके से हम लोग सर्वाइव करें। ऐसी कंडीशन फ्रांस के अंदर बन रही थी, ठीक है। अब ये सब हुआ क्यों, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, इनके पास इतना पैसा था, सब कुछ अच्छा था। तो अब आप लोग कहोगे कि मैम पहला पॉइंट तो किंग अच्छा नहीं था, क्वीन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। प्लस एक और काम इन्होंने किया था, क्या पता है, क्या हम लोग कॉलोनी थे, किसी नेशन की कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स की हम लोग कॉलोनी थे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की कहाँ पर थी, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी। अब उन कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस के लिए फाइट हो रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, या कह सकते हैं एनिमीज थे। तो अब जैसे ही बात लुइस 16 को पता चलती है कि ऐसा कुछ अमेरिका में हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाए ब्रिटिश एम्पायर से। तो अब लोगों की हेल्प करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आर्मी भेजनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस फाइट को क्या करना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, कितना, 2 बिलियन लाइब्रेरीज, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ रुपीज़ होता है, ये उस टाइम की करेंसी थी, तो आपसे पूछ सकते हैं सिर्फ इसी टर्म को ये क्या है, तो याद रखना ये क्या है, करेंसी है, ठीक है। तो इतना जब इन्होंने पैसा उसमें लगा दिया तो इनके ऊपर हो गया डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्ज हो गया। अब उस कर्ज को मीट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि तुम अपना नेशन क्यों नहीं संभालते हो, तुम वहाँ जाकर उन लोगों की हेल्प कर रहे हो एंड तुम्हारा का पूरा एम्पायर खराब हो रहा है। जस्ट क्यों, ये सब क्यों कर रहे थे वो, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज कम हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर क्या कहता था कि हमारे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कभी भी सनसेट नहीं होता है। क्यों, नहीं, हाँ
सनसेट नहीं होता था। जैसे अगर अभी यहाँ पे दिन है तो कहीं पर रात भी होगी वर्ल्ड में, ठीक है। तो यही चलता था, मीन्स उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या थी, कॉलोनीज थी। तो वो एक वो दिखाता था, पावर दिखाता था। तो डेफिनेटली बाकी और सारे जेलस क्या वो नेशंस क्या होते थे, जेलस होते थे। नेशंस कह लीजिए या फिर एम्पायर कह लीजिए, तो वो जेलस होते थे उससे। तो जब उन्हें मौका मिला कि 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिल सकती है उनके कुछ एफर्ट्स के साथ, तो उन्होंने कोशिश की, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अभी टैक्सेस ऐसे ही नहीं होते थे, टैक्सेस प्रॉपर मीटिंग के साथ होते थे। मीन्स टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए कोई मीटिंग तो होगी। अब सपोज मैं कोई एक रूल लेकर आ रही हूँ इस क्लास के लिए, तो क्या मैं अपने लेवल पे ले आऊँगी, नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो लोगों से मैं बात किससे करूँगी, जनरली जो उस स्टेट के लोग होंगे। अब उस स्टेट को मीन्स फ्रांस को क्या किया था, डिवाइड किया हुआ था 3 पार्ट में, जैसे रिच, फिर थोड़े कम रिच, या फिर लास्ट में फीजेंस जो वर्कर्स होते थे। अब इन 3 क्लासेस में एक होते थे आपके क्लर्जी, एक होते थे नोबल्स, और एक होते थे आपके वर्कर्स या फिर आर्टिसियंस या फिर फीजेंस, ठीक है। ये 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ था। ये कैसी क्लास थी, हाई क्लास, ठीक है, हाई क्लास। नोबल्स में जनरली प्रीस्ट वगैरह आते थे, एंड ये दोनों ही क्लास क्या थी, एग्जैम्प्टेड थी टैक्स देने से। मीन्स ये टैक्स नहीं देंगे। तो क्या इनइक्वालिटी दिख रही है, उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी, मतलब उसके पास पहले पैसा था ही नहीं, तो उसके पास पहले से ही ट्रेजरी खत्म थी। लेकिन मैम इसमें लिखा हुआ है कि वो अपने लिए यूज़ कर रहा था। हाँ, वो उसको यूज़ कर रहा था। कभी भी एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब क्या होता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, बट टैक्सेस पर ईयर आते हैं, ठीक है। तो जो पैसा आ रहा था वो उसको यूटिलाइज कर रहा था। ठीक है, यूटिलाइज कर रहा था मैम, लेकिन जो इस पे जो जितने भी उसके पास टैक्सेस, मतलब जो उसके लोन लिए थे उसने, और बस उस पर 10% जो इंटरेस्ट चढ़ा था मैम, उसके हिसाब से इसका जो सारा पैसा जो टैक्सेस का आ भी रहा था उसको देना पड़ रहा था। हाँ, तो मैम इसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो दूसरों को सस्टेन कर पाए, मतलब अपने एम्पायर को सस्टेन कर पाए। तो मैम तो थोड़ा मिसमैच है। मिसमैच नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो आप समझने में गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो कोई भी किंग होता है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आज के टाइम पर भी क्वीन या किंग एम्पायर होते हैं, पैलेसेस होते हैं, भले ही उनका एम्पायर नहीं है, बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे ही एम्प्टी हो जाते हैं, कि बिल्कुल वो रोड पर आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि बिल्कुल ही वो बैगर कंडीशन में है। वो अच्छी लाइफ जी रहे थे उस टाइम पर भी, पर जो टैक्सेस आ रहे थे ना, वो उससे अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे थे, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आया था ना 10%, वो उसको मीटअप करने के लिए टैक्सेस बढ़ा रहा था, पर उसकी शॉर्टेज नहीं हो रही थी, ठीक है। उसकी लाइफ में शॉर्टेज नहीं हो रही थी। ये एक अच्छा किंग नहीं था, ये आप हर बुक में देख सकते हैं, अदर देन एनसीईआरटी भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया था हम लोग इंक्रीज टैक्सेस, हम इसकी बात कर रहे थे। अब जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में क्या आया कि हम लोग टैक्स बढ़ाते हैं। तो क्लर्जी और नोबल्स क्या करते थे, ये जनरली टैक्स बढ़ाने का काम किया करते थे कि हम लोग डिसाइड करेंगे ये जो वर्कर्स हैं, आर्टिसियंस हैं, ये कैसे काम करेंगे। प्लस इनको ना एम्पायर के लिए भी कुछ दिन काम करना पड़ता था। अदर देन टैक्सेस भी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ आके कुछ दिन सर्विस करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे। फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो मैंने वही बताया 3 स्टेट्स में इसको डिवाइड किया गया था, मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट, ओके। अब इस 3rd स्टेट्स मतलब 3 स्टेट्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन थे, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ करते थे। अब अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें, टर्म पूछा जाता है व्हाट इज ओल्ड रिजीम, क्या होता है, कोई रिजीम क्या होता है, कोई एक पीरियड, कोई एक टाइम। तो ये डिस्क्राइब करता है द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इस 1789 अभी हमने पहले भी स्लाइड्स में देखा था ना, क्या हुआ था 1789 में। हाँ, सबसे पहला जो हमारी सीन बना था, इमेजिनेशन हुई थी, वो 1789 में ही तो बनी थी। मतलब उससे पहले क्या था, क्या कंडीशंस थी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। सो अगर हम फीजेंस की बात करें तो वो उसके 90% थे ऑफ द पॉपुलेशन। मीन्स एक पॉपुलेशन है उसमें 90% फीजेंस है, और यही लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, बाकी कोई टैक्स पे भी नहीं करता था। ये जनरली खुद की भी लैंड रखते थे, प्लस कुछ लैंड जो होती थी वो चर्च की भी होती थी।
ठीक है, चर्च की भी होती थी, और चर्च में क्या होते थे, नोबल्स प्रीस्ट वगैरह होते थे, एंड वो भी टैक्स पे नहीं करते थे, वो इन फार्मर्स को अपनी लैंड दे देते थे कि आप इस पर कल्टिवेशन करो। कल्टिवेशन जो करते थे उससे भी टैक्स लेते थे, प्लस जो अर्न करते थे वो उससे भी टैक्स लेते थे। ठीक है, तो कई सारे तरीके के टैक्स हुआ करते थे। इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट थी वो रिच थी। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट रिच थी, थर्ड स्टेट रिच नहीं थी। हाँ, थर्ड स्टेट रिच नहीं थी। हमें थर्ड स्टेट रिच का ओह, मैंने गलती से बोल दिया होगा, थर्ड स्टेट रिच नहीं थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जो थी वो रिच थी, वो डबल टैक्सेस लिया करते थे। ठीक है, अब जो चर्च होता था ना वो दो तरीके से शेयर एक्सट्रैक्ट करता था। सपोज मैंने एक फील्ड पे कल्टीवेशन किया, ठीक है, मैंने एक फील्ड पे कल्टीवेशन किया, तो उस कल्टीवेशन से क्या होगा, आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम आपने 8 गनी बैग्स का कल्टीवेशन किया, तो आप इसमें से 2 तो पहले यहीं रख दीजिए। ठीक है, अब आप इसे सेल करिए और जो आपकी इनकम आए उसमें से भी हमें टैक्स दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से चर्च जो था वो काफ़ी तरीके के टैक्सेस लगते थे, मतलब जितने भी फार्मर्स होते थे। तो एक होता था टेल और एक होता था तित्स, तो 2 तरीके के टैक्स जो होते थे वो फीजेंस को देने पड़ते थे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते थे एंड एक होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने वही एग्जांपल दिया कि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो होती है एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का नाम क्या था, क्वेश्चन आ जाता है टेल क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक तरीके का टेल उसका नाम था, और जो तित्स होते हैं उनको बोला जाता था इनडायरेक्ट टैक्स। तो शॉर्ट नोट्स में लिख लेना इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू दिस, और ओल्ड रिजीम के बारे में लिख लेना बिफोर 1789। तो शॉर्ट नोट्स बना लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब सारी चीज़ें, मतलब पूरा नेशन को चलाने का काम किसका था, फीजेंस का। टैक्स पे करने वाले फीजेंस, गरीब कौन है, पुअर कौन है, फीजेंस, रिच कौन है, नोबल्स हैं, क्लर्जीज हैं। क्या वो टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें टैक्स भी नहीं देना है, प्लस वो रिच भी हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा था, ये लोग। हर तरीके से इन पे टैक्स लगाया जाता था, चाहे वो सॉल्ट का कंजप्शन हो, टबैको का कंजप्शन हो, ब्रेड पे हो, हर चीज़ पे। इवन वहाँ पर लाइंस लगती थी, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि लाइंस लगती थी। अब ये सडनली तो नहीं होगा कि हमने टैक्स बढ़ाया और एकदम से सारे पुअर हो गए, कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई, तो इसका कुछ रीज़न तो होगा। क्या इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है? इसी तरीके से फ्रांस ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया था। क्या एक्सपीरियंस किया था, 5 मिलियन का पॉपुलेशन राइज, किससे, 1715 से 1789। अब किसी चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, चीज़ें चाहिए होती है, क्या आपकी नीड्स होती है सबकी, कि हमें मैम ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें नोटबुक चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, फूड चाहिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसी के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही थी। एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था तो क्या वर्कर्स को उनके फिक्स प्राइसेस मिलते थे, नहीं मिलते थे। सपोज मेरे पास एक जॉब है एंड मेरे पास 100 एक ही वैकेंसी है और 100 मेरे पास लोग आए हुए हैं उस जॉब के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैं आपको पे करूँगी बहुत कम अमाउंट, तो क्या वो एग्री करेंगे? मे बी फर्स्ट पर्सन नहीं एग्री करेगा, नेक्स्ट कर लेगा, नेक्स्ट कर लेगा, क्योंकि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सेम कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी कि कोई ना कोई उसको जॉब को कर लेता था एंड जो भी ओनर होता था उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस रखे जाते थे। ठीक है, एंड इसकी वजह से रिच, यहाँ पे रिच है ये, रिच और पुअर के बीच में क्या होने लगा था, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, इसकी वजह से आ गई थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड फ्रीक्वेंटली फ्रांस जो था वो आ गया था ओल्ड, ये सब कुछ हो रहा है ओल्ड रिजीम के टाइम पे। ठीक है, ओल्ड रिजीम के क्या पीरियड था, 1789 से पहले का टाइम। यस, ऑन दिस स्लाइड it was not written like that, but yeah, they suffered the most. Let me show you. Yeah, here it is. The burden of financing activities of the state through taxes was borne on the third state alone. ठीक है, हाँ, they were becoming rich, तो टैक्स पे नहीं करना है, दे डोंट हैव टू सफ़र फॉर एनीथिंग, दे डोंट हैव टू गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, उनके पास सैलरी आ जाती थी,
दे वर लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टैक्स पे करना है इनको, मेहनत करनी है इनको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है इनको, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए है? इनके लिए। हाँ, अनइवन था, तभी तो ये कंडीशन बनी। अब जैसे किसी को ब्रेड नहीं मिल रहा है तो कब तक कोई पर्सन शांत रहेगा? कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आएगी। आज सुबह उठ रहे हैं, नए टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आज सुबह उठ रहे हैं, नए टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो कंडीशंस क्या होती है? वर्स होती जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास इन फेजेस एंड द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ कि कुछ मिडिल क्लास में ना, जो मिडिल क्लास थी उसमें नोबल्स में से ना कुछ लोग, या इवन मिडिल क्लास में भी एक क्लास आती है, मीन्स सब कैटेगरी होती है बिजनेसमैन्स की एंड एजुकेटेड क्लास की। तो वो लोग क्या थे, वो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट मतलब उन्हें मिल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। किस में आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन? सबसे पहली बार इंग्लैंड में आया था। ठीक है, तो धीरे धीरे वो यूरोप के अदर पार्ट्स में भी आ रहा था। मैं आपको आगे का बता रही हूँ, बट इसमें ऐसा ही हुआ था। तो धीरे धीरे बिजनेसमैन्स वगैरह रिच हो रहे थे, एजुकेशन आ रहा था, तो क्या होने लगा कि उनके माइंड में एक आइडिया जनरेट होने लगा। इवन जो अच्छे, मतलब आपने लगान मूवी देखी है? सबने देखी है? उसमें एक ब्रिटिशर थी, फीमेल थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, वो क्या हेल्प कर रही थी? वो इंडियंस की हेल्प कर रही थी। इसी तरीके से हाई क्लास में भी कुछ लोग थे जो जानते थे कि ये जो हाई क्लास है ये गलत कर रही है पुअर या थर्ड स्टेट के साथ, तो वो आते हैं और उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़ बोलते हैं कि थर्ड स्टेट को भी क्या मिलना चाहिए? प्रॉस्पेरस मिलना चाहिए एंड एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, न्यू आइडियाज़ आने चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है? इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस बट दे लैक द मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। ठीक है, तो उस चेंज को लाने के लिए बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे ताकि वो प्रॉस्पेरस बन सके, एजुकेशन उनको मिल सके, न्यू आइडियाज़ मिल सके। क्या आपको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं? आप क्या ऐसा हो सकता है कि आप आज यहाँ पर हैं, कल साउथ में जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, आप किसी भी तरीके का वर्क कर सकते हैं, कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं है कि आप बाई बर्थ ये चीज़ नहीं कर सकते। पर इसमें क्या था, यहाँ पे मेरिट नहीं थी, यहाँ पे क्या था आपका बाई बर्थ सारी चीज़ें थी। इन केस फ्यूचर में आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आप किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, नीट कर सकते हैं, जेई कर सकते हैं, या कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके किसी भी रैंक तक जा सकते हैं। पर इनके लिए ऐसा नहीं था। तो ये लोग बोलते थे कि हमको क्या चाहिए? हमको सोशल पोजीशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आप लोग भी बोलोगे कि अरे मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, पर क्या मैं उस क्लास में बर्थ हुई है मेरी, तो मैं क्या सिर्फ यही रहूँगा? तो ऐसा इनका बोलना था। तो इनको बोला गया, इन्होंने बोला कि हमें सोशल पोजीशन मीन्स सोसाइटी में जो पोजीशन चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट चाहिए, हमारे इंटेलिजेंस के बेसिस पे होनी चाहिए, हमारे वर्क के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो बट उससे पहले चलते हैं कि इन्होंने क्या किया। अब कुछ हाई इसी में मीन्स लास्ट क्लास में थर्ड स्टेट में आपके कुछ लोग थे बिजनेसमैन, तो उन्होंने वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल वगैरह का काम करना शुरू करा। क्या ये वही टाइम है जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे, वास्को डी गामा आया था? ठीक है, तो मतलब वो लोग क्या कर रहे थे? वो एक्सपेंड कर रहे थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे थे। तो जब कोई इंसान रिच बनता है तो वो एजुकेशन लेने जाता है, तो इन एडिशन मर्चेंट्स होगा, ये मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो जब ये चीज़ होने लगी तो वो बोले कि हमें बाई बर्थ नहीं, बाई मेरिट सारी चीज़ें चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वल लॉज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम टैक्स देंगे बाकी लोग टैक्स नहीं देंगे। ऐसी बातें बहुत सारी होने लगी कि गवर्नमेंट में इस तरीके से कुछ फिलोसफर्स भी आए थे, जैसे जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रॉसियो। तो इन्होंने क्या बोला कि ये 2 ट्रीटीज लेकर आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, लिख लीजिए। द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, मीन्स मोनार्क में जो राइट्स दिए गए हैं। एंड आप लोग शॉक हो जाएंगे कि ये लोग हाई क्लास से आया करते थे, मीन्स सेकंड स्टेट से आया करते थे, ये थर्ड क्लास से नहीं थे। ठीक है, इनका क्या मानना था कि जितने भी पुअर लोग हैं या कह सकते हैं थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये फिलोसोफर्स थे, इनके नाम याद रखना एंड ये चीज़ याद रखना कौन लेकर आया था ये। ठीक है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक सॉट टू रिफ्यूट, यस या। तो इन्होंने ये बोला था कि जो पर्सन की पोजीशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होनी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वल लॉज चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, बाय बर्थ सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 फिलोसफर्स थे, वो ऐसे आइडियाज़ लेकर आए, जॉन लॉक एंड जीन जैक्स। तो इन्होंने क्या किए, 2 ट्रीटीज लेकर आए गवर्नमेंट के आगे। ठीक है, क्या थी उसका नाम? द डिवाइन ऑफ द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क,
तो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। यहाँ पे क्या बात की गई थी, जितनी भी मोनार्क के पास जितनी भी एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट का पावर का मतलब क्या होता है, पूरी ताकत होना, ठीक है, पूरी ताकत होना। क्या मेरे हाथ में पूरी ताकत है एज अ टीचर? नो, ठीक है। क्या आपके पास भी अपने राइट्स हैं? यस, ठीक है। इन द सेम वे इनको पूरी पावर नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए था कि डिवाइड हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो रोजे ने क्या किया, कुछ आइडियाज़ लेकर आए गवर्नमेंट के आगे, ठीक है, गवर्नमेंट के आगे, पीपल्स के आगे। अब जैसे हमारे यहाँ गांधी जी आए थे, याद है सबको, कब आए थे? 1904 में आए थे या 14 में आए थे? 14 में आए थे। तो उस टाइम हमारे इंडिया की लिटरेसी कितनी थी, कितने इलिटरेट लोग थे उस टाइम? ओनली 6%। मतलब उस टाइम कितने लोग पढ़े हुए थे? 6% लोग पढ़े हुए थे। तो हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया था? गांधी जी को बनाया था। इसी तरीके से रोजे जो थे उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया लोगों ने। तो रोजे ने कैरी किया फॉरवर्ड आइडिया प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज़ याद रखना, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन लेकर आया है इसको, किसने लेकर आया है? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इन्होंने बोला था पावर्स का डिवीजन हो जाना चाहिए। अच्छा, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव क्या होता है? लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग। याद रखना, एल फॉर लेजिस्लेटिव और एल फॉर लॉ मेकिंग। इन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट पावर किसके पास है अब तक? मोनार्क के पास। वही लॉ बनाएगा, उसी ने एग्जीक्यूट करा दिया, वही जज बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? पावर्स डिवाइड कर देनी चाहिए। जैसे हाफ क्लास, यहाँ तक मैं बोलूँ, ये सब क्या हो जाएंगे? लेजिस्लेटिव। मतलब इस क्लास के बेटरमेंट के लिए ये सब क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग को क्या बनाऊंगी मैं? एग्जीक्यूटिव बनाऊंगी। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो लॉज बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेटिव हो गए, ठीक है। उसे एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है? टीचर का काम होता है या मॉनिटर्स का काम होता है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव हो गए। अब ये गलत है या सही है, उसके लिए एक अलग पैनल मान लीजिए, तो उसे कहते हैं जुडिशरी। जैसे जूरी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। तो हमारे यहाँ कोई भी लॉ आता है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस वगैरह लगती है, राइट। जैसे गवर्नमेंट ने आज लॉ पास किया कि आज रूट डाइवर्जन होगा किसी भी फेस्टिवल की वजह से, सुनते हो आप लोग, रूट डाइवर्जन हो गया, तो उसको लॉ तो आ गया, उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अगर वो सही है गलत है, उसके लिए आती है आपकी जुडिशरी। तो इनका कहना था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बोला था कि इस तरीके से तीनों जगह पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर हो जाना चाहिए। ये बात इन्होंने बोली और ये किसने सुन ली? यूएसए ने सुन ली। जहाँ पर 13 कंट्रीज फाइट कर रही थी अपने इंडिपेंडेंस के लिए, उनके पास ये बात चली गई। वो बोले अच्छा ऐसा कुछ है। तो उन्होंने, यूएसए वालों ने क्या किया, इन तीनों चीज़ डिवीजन ऑफ पावर को अपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर सबसे पहले एक्सेप्ट किसने की? यूएसए ने। अब लोगों ने देखा, फ्रांस के लोगों ने देखा कि अच्छा यूएसए ने ऐसा, मीन्स वो तो फाइट कर रहे थे, हमने उनकी हेल्प करी और वो इंडिपेंडेंट भी हो गए और उनके यहाँ ये चीज़ें आ भी गई। तो कहीं ना कहीं उनको कहाँ से मिली अपनी मोटिवेशन? यूएसए से, ठीक है। तो फ्रांस को कहीं ना कहीं कहाँ से मिलती है ये अपनी मोटिवेशन? इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी वगैरह भी दी यूएसए ने, तो उनको मोटिवेशन मिलती है आपकी यूएसए से, ठीक है। तो याद रखना, फ्रेंड्स के अंदर आइडिया आना कि हम भी फाइट कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, हम भी फाइट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के लिए, तो हमारे पास भी कुछ इंडिविजुअल राइट्स हमें मिल सकते हैं एंड हम लोग भी एक इक्वलिटी के साथ लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर? समझ में आ रही है स्टोरी? तो अब एक बार इसको लिंक कर लें स्टार्टिंग से, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले तो फ्लैशबैक में जाएंगे। प्रिजन के ऊपर अटैक हुआ, पूरा फोर्ट तोड़ दिया गया, या कह सकते हैं वहाँ से प्रिजनर्स को आज़ाद किया, एम्युनिशन कलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ पे पूरा राइट्स हो जाते हैं पूरे पेरिस में। पर अब ये हुआ क्यों? तो पीछे चलते हैं, कब? 1774 में लुइस 16 आते हैं पावर में। किस डायनेस्टी के थे, किस फैमिली के थे? बर्बन फैमिली के थे। तो उनको किंग बनाया गया। 20 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने शादी की, किससे की? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। और किंग कैसे थे? बहुत बेकार किंग थे। अपनी सोसाइटी, अपने पीपल के लिए वो फाइट नहीं करते थे। उन्हें एक्सटर्नल मैटर्स में रहता था कि किस तरीके से कौन सा नेशन कहाँ फाइट कर रहा है, प्लस वो अपनी लग्जरियस लाइफ
में बिजी रहते थे। अब क्वीन की बात करते हैं तो क्वीन भी एक अच्छे बैकग्राउंड से थी, वो जिस फैमिली से आती थी वो भी एक एम्पायर था, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, तो वो उस फैमिली से आती थी। प्लस जो क्वीन के साथ लोग थे वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे, जिसे कहते हैं चापलूस लोग, ठीक है। वो सिर्फ उनकी शुगरी मतलब उनको बटरिंग करते रहते थे, कोई भी काम नहीं करते थे उनका। तो इस तरीके से धीरे धीरे एम्पायर नीचे जा रहा था। प्लस इस पर एक चीज़ और कर दी लुइस 16 ने, किसकी हेल्प कर दी? यूएसए की हेल्प कर दी। वहाँ पे कितनी कॉलोनीज फाइट कर रही थी? 13। किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। तो वहाँ पर क्या भेजी उन्होंने? अपनी आर्मी, एक्सपेंसेस उठाए उनके, और इसमें कितने का डेप्ट हो गया? 2 बिलियन लाइब्रेरीज का उनके ऊपर डेप्ट हो गया। अब उस डेप्ट को पे करने के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ता था? 10%। अब कैसे निकाल के लेकर आएंगे इतना मनी? टैक्स बढ़ा के। टैक्स किसके ऊपर बढ़ाया? थर्ड स्टेट मीन्स कोई भी हर बेसिक चीज़ जैसे सॉल्ट, टोबैको, बेसिक नीड्स पे भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया? थर्ड स्टेट्स ने, पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने। और ऊपर की 2 क्लास क्या करते थे? इससे एग्जैम्प्टेड थे, उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ? वो रिच बनते चले गए एंड वो पुअर होते चले गए। अब धीरे धीरे उनके उस क्लास में, थर्ड स्टेट में एक सब क्लास भी होती है बिजनेसमैन, आर्टिशियंस वगैरह की। तो उन्होंने डिसाइड किया, उनके अंदर थोड़ी एजुकेशन थी, फिलोसफर्स थे, ठीक है, थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो 2 आपके फिलोसफर थे, उनका नाम क्या था? जीन एंड जैक। जीन जैक तो एक ही हो गए, और जॉन एंड जीन, ठीक है। जॉन एंड जीन के आइडिया लेकर आते हैं, हम मोनार्क पे से एब्सोल्यूट पावर ले लेंगे एंड सबको क्या देंगे? इक्वल राइट्स देंगे। इसमें जीन, जैक्स एंड जॉन लॉक मीन्स उन्होंने क्या दिया था लॉक ने कि डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ द एब्सोल्यूट पावर, राइट ऑफ मोनार्क मीन्स उनके पास जितनी भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद आपकी था स्पिरिट ऑफ लॉ, ये याद रखना। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में क्या आइडिया था इनका? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये बात किसने सुन ली? यूएसए ने। और यूएसए ने क्या कर दिया? इसको फोर्स में ले आए, ठीक है। यही बात जैसे फ्रांस को पता चलती है कि अच्छा ऐसा कुछ होने के बाद उनको ये भी मिल गया, इंडिपेंडेंस भी मिल गया, तो ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलने लगी एंड अपने रोजे को क्या बनाया हम लोगों ने? रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। ये बात फैलने लगी। द आइडिया ऑफ फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स, कॉफ़ी। अब जैसे कोई बड़ा केस हो जाता है या बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो वो हर जगह डिस्कस होती है, हमारे पेरेंट्स डिस्कस करते रहते हैं घर में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसा ही यहाँ पे होने लगा था। जैसे ही यूएसए में ये बात पता चली ना कि वो इंडिपेंडेंस उनको मिल चुकी है, ये बात हर जगह फैलने लगी। इवन न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, या जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए सिम्बल्स वगैरह बनाने लगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये बात पहुंचने लगे, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ होती है तो लुइस 16 प्लान करते हैं फर्दर टैक्सेस। ऑलरेडी लोग कुछ प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट उनके राइट्स, पर उन्हें अभी भी टैक्स इम्पोज करना है, ठीक है। टैक्स इम्पोज कर दिया उन्होंने, फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट। मतलब स्टेट के टैक्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने दोबारा से टैक्सेस बढ़ा दिए एंड इसकी वजह से एंगर और प्रोटेस्ट बहुत स्पीड में बढ़ गया। जैसे वो होता है ना कि कोई भी चीज़ है जो इरप्ट करने वाला है, वेलकैनो, और उसमें आप लोग ना क्या कर दो, उसमें थोड़े से एफर्ट्स और लगा दो कि ये जल्दी से इरप्ट हो जाए, तो वो यहाँ पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ इसको रिवाइज कर लेते हैं। सारा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम टॉपिक लाइट रखेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री है। आराम से इसको 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे पर पूरा मतलब समझ में आए ऐसे पढ़ेंगे। तो आज की स्टोरी सबको पता है? किसी से भी पूछ लूँ मैं, कोई भी एक्सप्लेन करेगा? एलिवन? यस, एक्सप्लेन कर दो, एक आइडिया दे दो। In the year 1789. And then riots started to happen. The attack was on forts, and then main motive was to free and to expel the king. When the king married the queen of Australia at the Austria. Austria at the age of 20, whereas the king was not good at all. He wanted to have a English
दे वर नॉट सपोर्टेड, लाइक दे वर बटरिंग क्वीन, तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है। इसके आगे कोई कंटिन्यू करेगा? एनीवन? Workers or third state you can use. On salt. To 1789. 1789. यस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कोई बताएगा? यस, yeah, they were philosophers, so they started helping third estate and giving them idea about the independence or giving them an idea about their individual rights. So the doctrine of lapse of the doctrine and divine of lapse of monarchy किसने दिया था? Absolute power of monarchy, जॉन लॉक ने, ठीक है। और द स्पिरिट्स ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। उसमें किस बारे में बात की गई थी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो स्पिरिट्स ऑफ लॉज के ऊपर आता है, वो यूएसए ने अडॉप्ट किया एंड देन फ्रांस में उसके बारे में बातें होने लगी। जब ये सारा कुछ चल रहा था, लोगों को इस बारे में आइडिया मिल रहा था, तब तक लुई 16 ने क्या कर दिया? एक नया टैक्स लेकर आ गए, और जिसकी वजह से वो बहुत स्पीड में बढ़ गया राइट्स का। तो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। They don't know about that philosophy. Like Montesquieu said that the spirit of laws means उसने एक book लिखी, the spirit of laws, which include 3 laws that we should divide our power in legislature, executive and judiciary. तो जनरली ट्रैवलिंग होती है, बुक्स वगैरह होती है, या कोई भी चीज़ होती है तो वो स्प्रेड होती है, एंड दैट आइडिया रीच टू यूएसए। तो वहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स और इन चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब वो डिवाइड हो गया, दैट अगेन फ्रांस को ये बात पता चलती है, मीन्स फ्रांस के पास थी, बट एक होता है ना, इंस्पिरेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में अगर कोई बहुत अच्छा करता है, आपका कोई सिबलिंग, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, अगर ये कर सकता है तो हम भी बेटर कर सकते हैं। तो वही चीज़ वहाँ से उन्हें मिली कि हाँ, अगर ये अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट्स द पावर ऑफ, आप बोलोगे मैम ये हमने पढ़ा ही नहीं है, मोनार्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोनार्क रहेगा। वेल्दी मैन नहीं, बिजनेसमैन नहीं, प्रेस नहीं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फीजेंस यहाँ पर हैं। ओके, कितने ए बोल रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स को ए लगता है ये? ओके, एंड कितने स्टूडेंट्स को सी एंड बी? बी किसी को नहीं लग रहा है। ओके, एंड डी? डी ज़्यादातर लग रहा है। ओके, हाँ, तो करेक्ट आंसर इज डी। अब जैसे कि मैं बोल रही थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि थर्ड स्टेट में एक सब क्लास भी थी, जिसमें बिजनेसमैन, एजुकेटेड क्लास, मर्चेंट, लॉयर्स वगैरह भी आते थे, ठीक है। सबसे हाई क्लास क्या थी? क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी होते थे जनरली जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। हाँ, या नोबल, या लेट मी स्पीक, या तो आई गॉट कंफ्यूज। तो क्लर्जी क्या थे? आपके जनरली जो आपके चर्च वगैरह में
प्रीस्ट वगैरह रहते थे, एंड जो आपके नोबल्स क्या थे, जो हाई क्लास से बिलोंग करते थे। तो इसमें क्या था, थर्ड स्टेट्स में सब कैटेगरी होती है, बिग बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स, लॉयर्स, एंड जो पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर एंड आर्टिसियंस वगैरह सब किस में आते थे, थर्ड स्टेट्स में आते थे। एंड सबसे पहले जो आइडिया जनरेट हुआ था कि हाँ हमें कुछ ऐसा मिल सकता है, वो किसके बीच में आया था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड लॉयर्स के बीच में। सो इसी के साथ आपकी पूरी यहाँ पर स्लाइड खत्म होती है, ठीक है।